नमस्कार। जो लोग रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये विश्लेषण बहुत काम आने वाला है। हम 14 दिसंबर 2025 को हुए ग्रुप डी एग्जाम के दूसरी पाली के सवालों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि आखिर तैयारी में फोकस कहाँ करना है। तो हमने इस पूरे पेपर को अच्छी तरह से खंगाला है, ये जानने के लिए कि आखिर सवाल किस पैटर्न पर आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और हाँ, इन्हें समझना तैयारी के लिए सबसे जरूरी कदम है। बात को और आसान बनाने के लिए हमने पूरे विश्लेषण को 5 हिस्सों में बांट दिया है। पहले विश्व मंच पर भारत की क्या स्थिति है वो देखेंगे, फिर योजनाएं, तकनीक और सुरक्षा पर बात होगी, उसके बाद खेल की सुर्खियां, फिर आएगा विज्ञान जिसमें हम भौतिकी और रसायन विज्ञान को कवर करेंगे और आखिर में जीव विज्ञान की दुनिया को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सेक्शन की जो आजकल बहुत जरूरी हो गया है, यानी विश्व मंच पर भारत की भूमिका और उसकी स्थिति। देखते हैं इस टॉपिक पर ज्ञान को कैसे परखा गया। देखिए, एक बहुत ही अहम सवाल पूछा गया था और वो भी आज के एक बड़े आर्थिक इंजन पर। जी हाँ, हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम पर। सवाल सीधा था, 2025 के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। भारत 64 यूनिकॉर्न्स के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर मजबूती से खड़ा है, बस अमेरिका और चीन से ही पीछे। तो इससे साफ है कि परीक्षा में देश की मौजूदा आर्थिक हलचल पर नजर रखने को काफी महत्व दिया जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ यूनिकॉर्न्स पर ही खत्म नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय मामलों से कई तरह के सवाल पूछे गए थे, जैसे पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने, जूट आयात पर किस देश से बैन लगा, 2025 के एशियन विंटर गेम्स कहाँ होंगे और यहाँ तक कि सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा। मतलब साफ है, दुनिया में क्या चल रहा है इस पर एक पैनी नजर रखनी होगी। अच्छा, अब दुनिया से हटकर जरा देश के अंदर की बातों पर आते हैं। अगला सेक्शन हमें दिखाता है कि सरकारी योजनाओं और टेक्नोलॉजी में हो रही तरक्की पर कितना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये थीम थी 2025 के सिविल सेवा दिवस की, और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि देश के विकास के लक्ष्यों को कितनी अहमियत दी जा रही है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ये विषय परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये नंबर देखिए, 10 लाख रुपए। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो लिमिट है जिसके ऊपर की साइबर धोखाधड़ी की शिकायत एक नई सरकारी प्रणाली के तहत अपने आप EFIR में बदल जाती है। मतलब जस्टिस सिस्टम के मॉडर्नाइजेशन पर कितना सटीक सवाल पूछा गया है। और ये आंकड़ा 4.4% ये सरकार के वित्तीय अनुशासन के लक्ष्य को दिखाता है। ये 2025-26 के लिए GDP के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा है, एक बहुत ही बुनियादी आर्थिक इंडिकेटर जिसके बारे में पता होना ही चाहिए। सवालों का दायरा भी काफी बड़ा था। एक तरफ खेती किसानी से जुड़ी PM धनधान्य कृषि योजना पर सवाल था, तो दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट के हेल्थ केयर AI ड्रैगन को-पायलट पर। गुजरात के नए साइबर क्राइम पोर्टल 13 तुझको अर्पण से लेकर पिनाका मिसाइल की रेंज तक सब कुछ कवर किया गया था। इससे एक बात तो साफ है, टेक्नोलॉजी और पब्लिक पॉलिसी अब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ चुकी हैं। चलिए अब जरा विषय बदलते हैं और रुख करते हैं खेल की दुनिया का। देखते हैं कि किन खिलाड़ियों और पुरस्कारों ने सुर्खियां बटोरी और एग्जाम में अपनी जगह बनाई। तो फोकस था हाल के मेडल विजेताओं और बड़े अवार्ड्स पर, खास तौर पर कुश्ती और फुटबॉल में, जैसे अमन सहरावत जो कुश्ती से जुड़े हैं, सुभाषिष बोस जिन्हें AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, और अनीता असांते जिन्हें विमेंस फुटबॉल गेम चेंजर अवार्ड मिला। इससे पता चलता है कि उन खेलों पर जोर है जिनकी भारत में फैन फॉलोइंग भी अच्छी है और जिनमें हाल में अंतर्राष्ट्रीय सफलता भी मिली है। अब आते हैं विज्ञान पर, और सबसे पहले देखते हैं भौतिकी और रसायन विज्ञान को। इस सेक्शन में साइंस के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को परखा गया, थ्योरी से लेकर उनके प्रैक्टिकल इस्तेमाल तक। केमिस्ट्री से एक सवाल था, बिल्कुल बेसिक सिद्धांत पर, रिएक्टिविटी सीरीज। याद है ना, ज्यादा रिएक्टिव धातुएं कम रिएक्टिव धातुओं को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देती हैं। बस यही लॉजिक था। क्योंकि कॉपर लेड से कम रिएक्टिव है, इसलिए वो उसे उसके कंपाउंड से नहीं हटा सकता। सिंपल। और फिजिक्स से एक क्लासिक सवाल जो कभी पुराना नहीं होता, ओम का नियम। सवाल एकदम सीधा था,
अगर वोल्टेज को डबल कर दिया जाए तो करंट का क्या होगा? और हम सब जानते हैं जवाब है करंट भी डबल हो जाएगा। एक सीधा साधा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। एक मोशन यानी गति से जुड़ा सवाल भी था। देखिए, गति के पहले समीकरण v = u + at का इस्तेमाल करके इसे कैसे हल किया गया। बस वैल्यूज को फॉर्मूले में रखा और फाइनल वेलोसिटी निकल आई। ये काइनेमैटिक्स की उन बुनियादी बातों की याद दिलाता है जिन्हें भूलना नहीं चाहिए। इनके अलावा भी साइंस के कई दूसरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर सवाल थे, जैसे अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर से इमेज कैसे बनती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक क्यों होता है, इथेनॉल का नेचर क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत और ग्रेफाइट कार्बन का अच्छा कंडक्टर क्यों है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स पर अच्छी पकड़ जरूरी है। और आखिर में चलिए जीव विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। यहाँ सवाल सेल्यूलर लेवल से शुरू होकर पौधों और जानवरों की फिजियोलॉजी तक गए। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार चीज देखने को मिली। एक सवाल था कि किन सेल ऑर्गेनेल्स का अपना डीएनए होता है। और मजे की बात ये कि इसके 2 सही ऑप्शन थे, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। इसका मतलब उम्मीदवारों को बोनस पॉइंट मिल सकता था। तो कभी कभी ऐसी चीजों पर भी ध्यान देना पड़ता है। एग्जाम में जेनेटिक्स को भी छुआ गया, लेकिन एक बहुत ही खास एंगल से। सवाल था कि कई रेप्टाइल्स जैसे मगरमच्छ और कछुए में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। और इसका जवाब क्रोमोसोम में नहीं बल्कि तापमान में है। सोचिए जरा, अंडों को सेकने वाली गर्मी यह तय करती है कि बच्चा नर होगा या मादा। है ना कमाल की बात। बायोलॉजी के बाकी सवाल भी एकदम कोर नॉलेज पर थे, जैसे पौधे मिट्टी से क्या लेते हैं, फूलों में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, और हमारे वॉलंटरी एक्शंस, मतलब जो काम हम अपनी मर्जी से करते हैं, उन्हें कौन सी नसें कंट्रोल करती हैं। ये सब बुनियादी बातें हैं। तो इन सब सवालों से हमें क्या पता चलता है? अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो ये एग्जाम करंट अफेयर्स, टेक पॉलिसी और बेसिक साइंस का एक जबरदस्त मिश्रण है। ये साफ बताता है कि अब सिर्फ एक विषय की गहराई काफी नहीं है, बल्कि एक चौतरफा और अपडेटेड नॉलेज की जरूरत है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इस बदलते पैटर्न के लिए खुद को तैयार कैसे किया जाए। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे यहाँ जो स्रोत लगे हैं वो थोड़े अलग हैं, लेकिन बेहद दिलचस्प हैं। ये कोई रिपोर्ट या किताब नहीं, बल्कि हाल ही में हुई एक प्रतियोगी परीक्षा आरआरबी ग्रुप डी 14 दिसंबर 2025 में पूछे गए सवालों का एक ब्यौरा है। अब आप सोच रही होंगी कि हम एक परीक्षा के सवालों पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं है, ये एक तरह से आज के भारत का एक्सरे है। ये हमें बताता है कि आज के दौर में क्या जानना जरूरी माना जा रहा है। हमारे पास जो विश्लेषण है उसमें सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि उनके पीछे का पूरा संदर्भ भी है। तो आज हमारा मिशन इन अलग अलग सवालों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने का है। हम देखेंगे कि ये सवाल भारत की आकांक्षाओं और चुनौतियों के बारे में क्या कहानी कहते हैं। वैश्विक रैंकिंग से लेकर जमीनी योजनाओं तक और रोजमर्रा के विज्ञान से लेकर दुनिया पर छाप छोड़ रहे चेहरों तक। तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस तस्वीर से जो भारत दुनिया के सामने पेश कर रहा है। इंडेक्स में भारत 64 यूनिकॉर्न्स के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर है। हमसे आगे सिर्फ अमेरिका और चीन है। यूनिकॉर्न यानी वो स्टार्टअप जिनकी वैल्यू $1 अरब से ज्यादा हो। अच्छा। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात शहरों की रैंकिंग है। भारत में स्टार्टअप का गढ़ बैंगलोर दुनिया में 7वें नंबर पर है। उसके बाद मुंबई 22वें और गुरुग्राम 27वें नंबर पर भी लिस्ट में है। जीरोधा, ड्रीम 11 और रेजर पे जैसे नाम अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। 64 यूनिकॉर्न्स, ये सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है। मतलब हम इनोवेशन और नई तकनीक की दुनिया में एक बड़ी ताकत बन रहे हैं। ये तो हुई हमारी आकांक्षाओं की बात, लेकिन हर चमक के पीछे कुछ चुनौतियां भी होती हैं। स्रोत में एक ऐसा सवाल है जो हमें जमीन पर लाता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक मतलब AQI 2024-25 के मुताबिक भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? मुझे लगता है ज्यादातर लोग दिल्ली या शायद कानपुर ही सोच रहे होंगे। और यहीं पर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। जवाब इनमें से कोई नहीं है। सबसे प्रदूषित शहर है बर्नीहाट, जो असम मेघालय सीमा पर एक औद्योगिक कस्बा है। एक मिनट, बर्नीहाट, ये मैंने तो ये नाम भी ठीक से नहीं सुना।
ये कैसे हो सकता है कि दिल्ली या मुंबई नहीं बल्कि एक छोटा सा कस्बा सबसे प्रदूषित है? वहाँ ऐसा क्या हो रहा है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। बर्नी हाट का मामला हमारी सोच को चुनौती देता है कि प्रदूषण सिर्फ महानगरों की समस्या है। ये दिखाता है कि जैसे जैसे औद्योगिक विकास छोटे शहरों की ओर बढ़ रहा है, वहाँ पर्यावरण की लागत बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब नियम उतने सख्त नहीं है शायद। हाँ, या उन पर निगरानी कम है। तो एक तरफ बेंगलुरु जैसे शहर दुनिया में नाम कमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बर्नी हाट जैसे कस्बे विकास की एक भारी कीमत चुका रहे हैं। ये भारत की कहानी के दो पहलू हैं। ये बात ही सोचने वाली बात है। तो हमने आर्थिक तरक्की और पर्यावरण की चुनौती दोनों को देखा। अब आते हैं एक और बड़े राष्ट्रीय संकेतक पर जो इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट। केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना था? सरकार का अनुमान है कि इस साल उसका घाटा जीडीपी का 4.4% रहेगा। 4.4%। आसान भाषा में कहें तो राजकोषीय घाटा सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर है। जब सरकार खर्च ज्यादा करती है और कमाती कम है तो उसे घाटा होता है। ठीक है, 4.4%। लेकिन ये आंकड़ा अच्छा है, बुरा है या औसत है? मतलब एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? क्या इससे मेरी जिंदगी पर कोई असर पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे संदर्भ में देखें तो कई विकासशील देशों के लिए 3 से 5% की सीमा को टिकाऊ माना जाता है। पिछले साल ये 4.8% था। तो 4.4% का लक्ष्य दिखाता है कि सरकार अपनी चादर देखकर पैर पसारने की कोशिश कर रही है। अच्छा। आम नागरिक के लिए इसका सीधा मतलब है कि अगर सरकार अपना घाटा काबू में रखती है तो भविष्य में महंगाई पर नियंत्रण रखने में मदद मिल सकती है और अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहती है। ये एक तरह से देश की वित्तीय सेहत का ब्लड प्रेशर है। तो हमने बड़े पैमाने पर देश की आर्थिक और पर्यावरणीय सेहत को समझा। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि सरकार इन बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए आम लोगों तक कैसे पहुंच रही है। स्रोत में किसानों के लिए एक बड़ी योजना का जिक्र है, पीएम धन धान्य कृषि योजना, जो अक्टूबर 2025 में शुरू हुई। हाँ, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसका बजट 42,000 करोड़ रुपए है। इसका मकसद सिर्फ पैदावार बढ़ाना नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाना, उन्हें अलग अलग तरह की फसलें उगाने के लिए बढ़ावा देना और खेती में नई तकनीक लाना है। और सबसे जरूरी बात, इसका फोकस छोटे और सीमांत किसानों पर है, जो भारत के किसान समुदाय का सबसे बड़ा हिस्सा है। 42,000 करोड़ रुपए, ये सुनने में तो बहुत बड़ी रकम लगती है। इसे समझने के लिए क्या इसकी तुलना किसी और बड़ी योजना से कर सकते हैं ताकि हमें इसका पैमाना समझ आए? जरूर। अगर आप मनरेगा जैसी योजना से इसकी तुलना करें, जिसका वार्षिक बजट अक्सर 60,000 से 80,000 करोड़ रुपए के बीच रहता है, अच्छा, तो आपको अंदाजा लगेगा कि यह कृषि क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा निवेश है। ये दिखाता है कि सरकार कृषि सुधार को कितनी गंभीरता से ले रही है। खेती किसानी की बात हुई जो हमारे देश की रीढ़ है। अब बात करते हैं आज के दौर की एक और बड़ी जरूरत की, डिजिटल सुरक्षा। स्रोत में साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए शुरू की गई EFIR प्रणाली का जिक्र है। ये कैसे काम करती है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी कदम है। इसके तहत अगर किसी के साथ 10 लाख रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है तो उसे थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिल्कुल, वो बस राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करा सकता है और वो शिकायत अपने आप FIR में बदल जाएगी। इससे जांच तुरंत शुरू हो जाएगी। फिलहाल ये दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट है। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि हम सब ऑनलाइन फ्रॉड की कहानियां सुनते रहते हैं। तो हमने देखा कि कैसे सरकार तकनीक का इस्तेमाल करके संगठित अपराध से लड़ रही है। लेकिन उस विशाल आबादी का क्या जो असंगठित क्षेत्र में है, जो अक्सर तकनीक की पहुंच से और सामाजिक सुरक्षा के दायरे से भी बाहर होती है, क्या उनके लिए भी कोई योजना है? बिल्कुल, और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का उल्लेख है। इसे इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने शुरू किया है। ये एक बहुत ही सस्ती बीमा योजना है जिसका मकसद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे निर्माण मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों को एक वित्तीय सुरक्षा कवच देना है। ये डिजिटल इंडिया के साथ साथ उस भारत की भी चिंता करती है जो अभी भी हाशिए पर है। और क्या राज्यों के स्तर पर भी ऐसी कोई पहल है? मुझे याद है स्रोत में गुजरात के एक पोर्टल का भी जिक्र था। हाँ, गुजरात सरकार ने एक साइबर FIR पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम बड़ा दिलचस्प है, तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण? जी, इसका मकसद पीड़ितों को उनके पैसे वापस दिलाने में मदद करना है। इसके साथ एक और पोर्टल आय प्रगति भी है जिस पर लोग अपनी FIR का स्टेटस देख सकते हैं।
तेरा तुझको अर्पण, क्या अनोखा नाम है। ये सरकारी योजनाओं के पारंपरिक नामों से बहुत अलग है। ये दिखाता है कि शासन में भी अब संवाद का तरीका बदल रहा है। खैर, ये देखना दिलचस्प है कि कैसे बड़ी आर्थिक नीतियों से लेकर जमीनी योजनाओं तक हर स्तर पर बदलाव की कोशिश हो रही है। लेकिन इन सब के पीछे कुछ बुनियादी वैज्ञानिक सिद्धांत काम करते हैं जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। परीक्षा के पेपर में कुछ ऐसे सवाल थे जो हमें वापस स्कूल के दिनों में ले जाते हैं, लेकिन उनका संबंध हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है। बिल्कुल, जैसे पहला ही सवाल भौतिकी का है, यदि वोल्टेज को दुगना कर दिया जाए तो करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर प्रतिरोध स्थिर रहे। मुझे लगता है इसका जवाब ओम के नियम में है, V = IR। अगर V दुगना होगा तो I भी दुगना हो जाएगा, है ना? एकदम सही। V और I का सीधा रिश्ता है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि फास्ट चार्जर कैसे काम करते हैं? वे इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। वे ज्यादा वोल्टेज देते हैं जिससे आपके फोन में ज्यादा करंट जाता है और बैटरी तेजी से चार्ज होती है। तो ये स्कूल की किताब का एक नियम सीधे आपकी जेब में रखे फोन पर लागू होता है। वाह, अब ये हमेशा याद रहेगा। अगला सवाल प्रकाशिकी से है। अगर किसी चीज को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी? परछाई ठीक उसी जगह यानी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, और वो परछाई असली होगी, उल्टी होगी और चीज के बराबर आकार की होगी। ये गाड़ियों की हेडलाइट्स और टॉर्च में इस्तेमाल होने वाले सिद्धांतों में से एक है। कि कौन सा तत्व लेड यानी शीशे को उसके यौगिक से नहीं हटा सकता? विकल्प थे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और तांबा। इसका जवाब धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में छिपा है, जो एक तरह से उनकी ताकत की रैंकिंग है। जो धातु ज्यादा क्रियाशील या ताकतवर होती है वो अपने से कमजोर धातु को उसकी जगह से हटा सकती है। इस लिस्ट में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम तीनों लेड से ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन तांबा मतलब कॉपर लेड से कम क्रियाशील है, इसलिए वो लेड को उसकी जगह से नहीं हटा सकता। ये धातुओं की दुनिया का किंग ऑफ द हिल जैसा खेल है। ये समझने का बहुत अच्छा तरीका है। एक और सवाल था अपघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। ये ऊष्मा शोषी होती हैं या ऊष्माक्षेपी, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? या बिजली, क्योंकि ये अभिक्रियाएं बाहर से ऊर्जा मतलब गर्मी सोखती हैं, इसलिए इन्हें ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक कहते हैं। अच्छा, जैसे पानी को गर्म करके भाप में बदलना। बिल्कुल, हमें उसे गर्मी देनी पड़ती है। सही है। अब एक ऐसा सवाल जो हम सब ने महसूस किया है, जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन या इत्र डालते हैं तो हमें ठंडक क्यों लगती है? इसका कारण है वाष्पीकरण यानी भाप बनकर उड़ना। इत्र और एसीटोन बहुत तेजी से भाप बनते हैं और भाप बनने के लिए उन्हें ऊर्जा चाहिए होती है, जिसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह ऊर्जा वे आपकी हथेली से खींचते हैं। जब आपकी हथेली से गर्मी निकल जाती है तो वो ठंडी महसूस होती है। अरे वाह! तो जब मैं सैनिटाइजर लगाती हूँ और हाथ ठंडे लगते हैं तो वो सैनिटाइजर असल में भाप बनने के लिए मेरे हाथ से गर्मी चुरा रहा होता है। क्या कमाल का कॉन्सेप्ट है। अब जीव विज्ञान की दुनिया का एक और हैरान कर देने वाला सवाल, सरीसृपों मतलब रेप्टाइल्स में लिंग कैसे तय होता है? ये प्रकृति के सबसे अजीब चमत्कारों में से एक है। इंसानों की तरह उनमें XX या XY क्रोमोसोम सिस्टम नहीं होता। ज्यादातर सरीसृपों जैसे कछुए और मगरमच्छ में लिंग का फैसला तापमान से होता है। तापमान से? हाँ, इसे तापमान निर्भर लिंग निर्धारण या TSD कहते हैं। मतलब जिस तापमान पर अंडे को सेका जाता है वही तय करता है कि बच्चा नर होगा या मादा। ये तो अविश्वसनीय है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया का तापमान बढ़ता है तो हो सकता है कि हमें भविष्य में सिर्फ मादा कछुए ही देखने को मिले। क्या ये एक वास्तविक खतरा है? या सिर्फ खतरा नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिस पर वैज्ञानिक बहुत चिंतित हैं। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में हरे समुद्री कछुओं की आबादी पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि उत्तरी क्षेत्र में पैदा होने वाले 99% से ज्यादा बच्चे मादा हैं। 99% से ज्यादा? जी, ये उस पूरी प्रजाति के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। तो देखिए, एक प्रतियोगी परीक्षा का सवाल हमें सीधे जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर परिणामों तक ले जाता है। विज्ञान के इन बुनियादी सिद्धांतों से लेकर उनके वैश्विक प्रभावों तक की ये यात्रा वाकई कमाल की है। चलिए अब उन लोगों और घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने हाल ही में सुर्खियां बटोरी। स्रोत में सिविल सेवा दिवस 2025 की थीम के बारे में पूछा गया था। 21 अप्रैल को मनाए जाने वाले इस 17वें सिविल सेवा दिवस की थीम थी सशक्त शासन, सशक्त राष्ट्र,
विकसित भारत एट 2047। यह थीम सीधे तौर पर देश के अगले 25 सालों के विजन से जुड़ी हुई है। अब खेल जगत से एक नाम, अमन सहरावत, ये किस खेल से जुड़े हैं? अमन सहरावत कुश्ती के एक उभरते हुए सितारे हैं। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता था और U23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी अपने नाम कर चुके हैं। वाह! वो भारतीय कुश्ती का भविष्य हैं। और दुनिया की राजनीति पर भी नजर रखी जा रही है। सवाल था कि मई 2025 में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन बने? लुइस मॉन्टेनेग्रो, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। यह सवाल हमें याद दिलाता है कि आज की दुनिया में किसी भी देश की राजनीति का असर बाकी दुनिया पर भी पड़ता है। वापस भारत के खेल जगत में आते हैं, इस बार फुटबॉल की बात। AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे मिला? यह पुरस्कार मोहन बागान सुपर जायंट्स के डिफेंडर सुभाशीष बोस को दिया गया है और महिला वर्ग में यह पुरस्कार सौम्या गुगलोत को मिला। यह भारतीय फुटबॉल में उनके बेहतरीन प्रदर्शन का सम्मान है। और महिला फुटबॉल में एक और खास पुरस्कार का जिक्र है, गेम चेंजर अवार्ड 2025। ये किसे दिया गया? ये नाम कुछ अलग लगता है। ये पुरस्कार अनीता अशांते को दिया गया और आपका कहना सही है, ये सिर्फ खेलने के लिए नहीं है। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो महिला फुटबॉल को आगे बढ़ाने, उसमें समानता लाने और एक सकारात्मक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अच्छा, तो ये खेल को बदलने वाले लोगों का सम्मान है। बिल्कुल। तो आज हमने यूनिकॉर्न की ऊंची उड़ान से लेकर बर्नी हार्ट के प्रदूषण की जमीनी हकीकत तक, सरकार की बड़ी योजनाओं से लेकर हमारे शरीर पर इत्र के असर के पीछे के विज्ञान तक एक बहुत लंबा सफर तय किया। ये सच में आज के भारत का एक स्नैपशॉट है। आकांक्षाओं, चुनौतियों, विज्ञान और प्रेरणा देने वाले चेहरों का एक मिला-जुला रूप। बिल्कुल। और अगर हम एक कदम पीछे हटकर सोचें, तो ये सारे सवाल मिलकर एक कहानी कहते हैं। ये कहानी है एक ऐसे देश की जो एक तरफ टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था में दुनिया से होड़ ले रहा है और दूसरी तरफ अपनी जमीनी समस्याओं से भी जूझ रहा है। यह एक ऐसे समाज की कहानी है जहां नागरिकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपने अधिकारों जैसे EFIR और सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक हों, साथ ही अपने आसपास की दुनिया के विज्ञान को भी समझें। ये परीक्षा के सवाल सिर्फ तथ्य नहीं है, ये एक तरह से हमारे देश की धड़कन है। बहुत खूब कहा। और इसी के साथ हम आज की एक गहरी पड़ताल समाप्त करते हैं, लेकिन हमारे श्रोता के लिए एक विचार के साथ। हमारे स्रोत में 300 किलोमीटर रेंज वाली पिनाका मिसाइल के विकास का उल्लेख था, जो मौजूदा 40 से 75 किलोमीटर की रेंज से एक बहुत बड़ी छलांग है। जिस तरह हमने तकनीक में ये जबरदस्त छलांग देखी है, चाहे वो रक्षा में हो, डॉक्टरों के लिए AI असिस्टेंट हो या EFIR सिस्टम हो, आपको क्या लगता है अगला कौन सा क्षेत्र हो सकता है जहां लाक्षणिक रूप से 40 किलोमीटर से 300 किलोमीटर जैसी एक छलांग भारत में पूरे परिदृश्य को पूरी तरह बदल सकती है? क्या वो शासन होगा, कृषि होगी या हमारा रोजमर्रा का जीवन? इस पर सोचिएगा।